Hello everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on circular motion. So again the question starts with what is meant by a radian. तो अगेन इसी सीरीज ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में ही हमने एक्सप्लेन किया था रेडियन क्या है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ. 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस. भाई कहता है वाई 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियंस. ठीक है भाई, हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये कि s इज इक्वल्स टू आर थीटा. सही है. जब हम पूरा एक सर्किल कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो आर्क लेंथ होता है, यानी जो हमारा सर्किल की बाउंड्री में जो डिस्टेंस कवर होता है, वो पूरा एक सरकमफेरेंस होता है जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है. सही है. अब यहाँ पे s इज इक्वल्स टू आर थीटा है, तो वहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा, लाइक s की जगह 2 पाई आर लिख दूँ मैं, आर थीटा एज इट इज़, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली थीटा विल बी 2 पाई रेडियंस. ठीक है. ये ज़बरदस्ती का सवाल है, लाइक ऑब्वियसली अब अगर आपको ज़बरदस्ती प्रूफ करना है कि थीटा इज़ 2 पाई रेडियंस, तो आप यही करोगे, s इक्वल आर थीटा यूज़ करोगे, आर्क लेंथ को 2 पाई आर के बराबर ले लोगे. अगर पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो चुका है तो ऑटोमेटिकली थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई. बहरहाल असल अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये ज़रा काम का क्वेश्चन है, ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज़रा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा. भाई पीछे हमने वर्टिकल सर्किल के बड़े केसेस किए हैं, डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन बनाना सीखी, यहाँ तक कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की मूवमेंट को भी वर्टिकल सर्किल की मोशन से कंपेयर किया. फिर यहाँ तक कि बकेट में वाटर मौजूद था, तो लाइक वो अगर वर्टिकल सर्किल में घूमे तो किस तरह वो हमारे सर पे पानी नहीं गिरता. ये सारी वो चीज़ें जो हम पिछले लेक्चर्स में ना लाइक डिस्कस कर चुके हैं. बट एक चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया था, वो मैंने डेलिबरेटली नहीं किया था, बिकॉज आई न्यू के पास पेपर क्वेश्चन में वो डिस्कशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी. वो ये कि जब मेरा ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल सर्किल पे मूव कर रहा होता है ना, तो उस वक्त लाइक कोई मास है जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वो जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पीछे सारे केसेस में हमने ऐसी स्ट्रिंग अज्यूम की थी जो कि इनएक्सटेंसिबल है, यानी फोर्स की वजह से, टेंशन की वजह से उसमें खिंचाव नहीं आएगा, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी. बट इस क्वेश्चन में जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, वो इनएक्सटेंसिबल नहीं बल्कि प्रॉपर एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी टेंशन की वजह से उसमें खिंचाव आएगा, उसमें एक्सटेंशन आएगी, उसकी लेंथ चेंज होगी. तो आइए ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है. तो एन इलास्टिक कॉर्ड हैज़ एन अनएक्सटेंडेड लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर्स. तो एक कॉर्ड है जो कि इलास्टिक है, यानी फोर्स लगाओगे तो उसकी लेंथ चेंज होगी. उसकी अनएक्सटेंडेड लेंथ है 13 सेंटीमीटर, यानी अगर उसमें टेंशन एक्ट नहीं कर रही, कोई टेंसाइल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उसकी जो लेंथ होगी वो लाइक बिना किसी टेंसाइल फोर्स के 13 सेंटीमीटर से, यानी अभी इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है. Now one end of the string is attached to a fixed point C. ये आप देख सकते हो, लेट्स से ये पॉइंट C है जो कि सेंटर बनेगा. A small mass of weight 5 न्यूटन is hung from the free end of the cord. और एक 5 न्यूटन का एक मास है जो कि इसको हंग कर दिया गया, मतलब अभी इसको घुमाना शुरू नहीं किया, अभी बस इसको लटका दिया. जब ये हंग हुआ है ना, लटका हुआ है, इसका मतलब अभी ये इक्विलिब्रियम में, जब यही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा ना, तो इसी वर्टिकल पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक नेट रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि एक्ट कर रही होगी. बट अभी क्योंकि ये हंग हुआ है ना, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि यार ये जो 5 न्यूटन का फोर्स हंग हुआ है, इसका मतलब ये कि अभी ये इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. तो यानी यहाँ पर टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के इक्वल है. और वेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 न्यूटन का ना, इसका ऑब्जेक्ट का वेट है, तो यही इसका टेंशन है. तो टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, और टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर है. ये अभी सर्कुलर मोशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी बस ये हैंग हुआ है. ठीक है. अब उस वक्त आप देखो द कॉर्ड एक्सटेंड्स टू अ लेंथ ऑफ 14.8 सेंटीमीटर. तो वो जो 13 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग थी ना, वो कितनी लंबी हो गई, वो 14.8 सेंटीमीटर्स की हो गई. तो 13 से 14.8 पे जाने का मतलब 1.8 सेंटीमीटर्स का एक्सटेंशन आया. तो सेफ साइड पे काम करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं, या ये समझ लो कि कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं इस स्ट्रिंग की, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि आगे काम आएगी ना, क्योंकि एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. तो F इक्वल के एक्स, तो मेरा K बराबर हो जाएगा F अपॉन एक्स के फोर्स
is 5 Newton and the change in length is 1.8 centimeters, so that is 2.8 newtons per centimeter. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये समझने की ज़रूरत है कि F इक्वल के एक्स में जो हम हुक्स लॉ यूज़ किया करते थे, F का मतलब होता है टेंसाइल फोर्स. जैसे F इक्वल एम में F का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स. यहाँ पे F का मतलब रिजल्टेंट फोर्स नहीं, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो एक्ट कर रही है. F का मतलब या तो टेंसाइल फोर्स या तो कंप्रेसिव फोर्स. तो स्ट्रिंग में कंप्रेसिव फोर्स तो हमें नहीं मिलेगी एज सच, बट ये कि टेंसाइल फोर्स, आसान भाषा में टेंशन, मतलब टेंशन इज योर टेंसाइल फोर्स. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. द कॉर्ड एंड द मास आर नाउ मोड टू रोटेट एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा. अब कांस्टेंट स्पीड से उसको घुमा रहे हैं इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट सी. तो वर्टिकल सर्किल में भाई ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है ना. और दो पोजीशंस आपको दी हुई, जबकि ये ऊपर है और जबकि ये बिल्कुल अपने सेंटर से नीचे है. अब जरा देखना, व्हेन द कॉर्ड इज वर्टिकल एंड अबव सी, यानी जो इसका सेंटर पॉइंट है ना बिल्कुल इसके ऊपर मौजूद है, उस वक्त इट्स लेंथ इज द अनएक्सटेंडेड लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन कि इसकी लेंथ जो है वो अनएक्सटेंडेड लेंथ है. यानी अगर 13 सेंटीमीटर की लेंथ थी ना, तो जब ये वर्टिकल पोजीशन पे तब इसकी लेंथ कितनी है, 13 ही सेंटीमीटर है. अब 13 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग की लेंथ थी अनएक्सटेंडेड और अभी भी अनएक्सटेंडेड है. इसका मतलब ये वो पोजीशन है जब इसके पास कोई एक्सटेंशन नहीं है. एक्सटेंशन नहीं होने का मतलब ये है कि यकीनन इसके ऊपर कोई टेंसाइल फोर्स यानी कि टेंशन एक्ट नहीं कर रही है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब आप बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे मौजूद हो ना, तो उस वक्त टेंशन की वैल्यू जीरो है. तो जब आप ऊपर मौजूद हो ना, उस वक्त वैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, वेट और टेंशन. तो ये तो आपका वेट आ गया, टेंशन होती है, बट इस पर्टिकुलर केस में टेंशन ज़ीरो है क्योंकि यकीनन ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा होगा कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वेट के ही बराबर होगी, तभी वेट इज़ प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है. अगर टेंशन ऐड कर रही होती तो स्ट्रिंग की लेंथ अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं होती, कुछ ना कुछ तो बढ़ती ना टेंशन की वजह से. तो अभी राइट नाउ इट्स लेंथ इज द अनएक्सटेंडेड लेंथ. तो बहरहाल जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो वेट के बराबर है. तो वेट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टेंशन तो जीरो है. यूजली होता था वेट और टेंशन मिल के यानी W प्लस टी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होते थे टॉप पोजिशन पे इन जनरल, बट यहाँ पर टेंशन की वैल्यू जीरो है. वेट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो वेट की जगह मैं लिख सकता हूँ लाइक दिस इज जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी जगह वेट इज mg और सेंट्रीपिटल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर. अगेन mv स्क्वायर ओवर r नहीं लिखूंगा, mr ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि मुझे एंगुलर स्पीड निकालनी है ना. मुझे शो करना है कि एंगुलर स्पीड 8.7 रेडियंस पर सेकेंड से. तो व्हाट आई एम गोइंग टू शो हियर इज कि मैं यहाँ पर लाइक mr ओमेगा स्क्वायर यूज़ करूँगा इन प्लेस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ से मेरा मास कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा चाहिए ना मुझे, तो ये g अपॉन r बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के. ये r मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया. अब ओमेगा बराबर है g इज़ 9.81, r इज़ 13 सेंटीमीटर है ना. आपके जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वही उसका रेडियस भी काउंट होगा सर्कुलर पाथ का ना. अगर ये आपका सेंटर है और ये आपका सर्कुलर पाथ है तो जो आपकी लेंथ है वही आपका रेडियस है. तो 13 सेंटीमीटर इज 13 × 10 की पावर -2, 100 से आप डिवाइड कर दो. और स्क्वायर था ना, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप एक रूट लगा दो. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 8.7 रेडियंस पर सेकेंड और यही वो फसाद की जड़ है जिसकी हमें तलाश थी. अब जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमने 8.7 रेडियंस पर सेकेंड प्रूफ तो कर दिया. हमें ये समझनी पड़ेगी द कॉर्ड एंड द मास आर नाउ मेड टू रोटेट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. यानी अब इसकी एंगुलर स्पीड चेंज नहीं कर रहे वो, और हमारे सिलेबस में भी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट ही रहती है. एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगी तो फिर डायनामिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. फिर ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है, ऑब्जेक्ट में लीनियर एक्सेलरेशन आ जाती है. अब ये वो सारी चीज़ें जो हमारे A2 फिजिक्स बस का पार्ट नहीं है, तो क्वेश्चन बनाते हुए ये मेक श्योर करते हैं कि वो एंगुलर स्पीड को चेंज ना करें. तो एंगुलर स्पीड चेंज है, सेम है. अब क्या हो रहा है, द कॉर्ड एंड द मास रोटेट सो दैट द कॉर्ड इज वर्टिकली बिलो सी. अब ये भाई ये पहले यहाँ पर था ना, अब ये घूमते घूमते कहाँ गया, नीचे आ गया सी के नीचे. तो इस वक्त जो हालत है वो आपको फिगर 1.3 पे शोन है. कैलकुलेट द लेंथ एल ऑफ द कॉर्ड अज्यूमिंग इट ओबेज हुक्स लॉ. तो अब जब ये नीचे आया तो इस वक्त आपके कॉर्ड की लेंथ क्या है वो आप हमें बता दो, यानी इस वक्त इसकी लेंथ क्या होगी. तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत मुश्किल पार्ट होना चाहिए. बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं, बट आई थिंक हमने वर्टिकल सर्कल का केस देखा हुआ है. जब आप लाइक बिल्कुल सेंटर के नीचे होती है आपकी स्ट्रिंग वर्टिकल सर्किल में, तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं. एक टेंशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा होता है और एक वेट
जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा विच इज़ गोइंग टू बी T माइनस W, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारे हमने पीछे वर्टिकल सर्कल के केस में बहुत डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनती कैसे, ठीक है। Now in place of centripetal force I can write mr omega square, again mv square over r नहीं लिखूंगा, mr omega square इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एंगुलर स्पीड पता है ना, तो मेरे लिए आसान होगा इसको डील करना, ठीक है। अच्छा, टेंशन इज अ टेंसाइल फोर्स ऑब्वियसली, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा kx। मुझे टेंशन की वैल्यू नहीं पता, बट मुझे देखो स्प्रिंग कांस्टेंट पता है ना, तो अब ये मेरे काम आएगा। तो kx अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और उसने लाइक बोला भी अज्यूमिंग इट ओबेज हुक्स लॉ, और माइनस वेट की जगह मैं mg लिख दूँ या डायरेक्ट वेट 5 न्यूटन ही पुट कर दूँ, कोई मसले की बात नहीं। अब क्या होगा भाई, मास मुझे वेट गिवन है, वेट मुझे कितना गिवन है 5 न्यूटन ना, तो अगर मैं वेट को 9.81 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा मास बन जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही आपके सर्कुलर पाथ का इस वक्त रेडियस काउंट होगा, तो वो रेडियस कितना काउंट होगा, लाइक आप इसको L काउंट कर दो। अच्छा, इसको ना मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, या यूँ कह लो कि 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अभी आपको पता लगेगा मैंने ये क्यों किया है ना, उसकी वजह ये है कि हम इसमें लेंथ सेंटीमीटर्स में अज्यूम कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल यहाँ पर जो हमारा लेंथ है ना वो लाइक mr ओमेगा स्क्वायर में ऑब्वियसली यार ये प्रॉपर फोर्स की इक्वेशन है, तो हर चीज़ ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। क्योंकि लेंथ L हम सेंटीमीटर में अज्यूम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ओमेगा की जगह 8.7 स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, K की वैल्यू है 28 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो ये 2.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो K की जगह मैंने 2.8 पुट कर दिया। एक्सटेंशन की जगह भाई देखो, अभी मेरी करंट लेंथ है L, और ओरिजिनल लेंथ जो अनएक्सटेंडेड लेंथ थी वो थी 13, तो अगर मैं लेंथ में से 13 माइनस कर दूंगा या 13.0 माइनस कर दूंगा तो मुझे इस वक्त की करंट एक्सटेंशन यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस वेट इज mg की जगह पूरा 5.0 न्यूटन लिख देता हूँ बिकॉज माई वेट इज़ 5.0 न्यूटन, ठीक है। इसको एक बार दोबारा समझ लें, मास की जगह वेट को 9.81 से डिवाइड किया, ये मास आ गया। रेडियस इस वक्त जो आपकी लेंथ है वो ये, बट लेंथ क्योंकि हमने यहाँ पे देखो सेंटीमीटर्स में लिया हुआ है ना, L का मतलब ही लेंथ इन सेंटीमीटर से इस पूरी एक्सप्रेशन में, तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं 100 से डिवाइड करूँ ताकि मेरी एक्सप्रेशन में SI यूनिट की रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। ओमेगा इज 8.7 होल स्क्वायर, ठीक है, वो हमने पिछले पार्ट से निकाल लिया था। K इज़ 2.8, एक्सटेंशन भाई अभी आपकी लेंथ L है और इनिशियल लेंथ 13 थी अनएक्सटेंडेड लेंथ, तो उसको आप माइनस करोगे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। mg इज़ अगेन वेट, तो उसकी जगह आपने 5.0 लिख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आएगा 17.2 सेंटीमीटर्स एंड दैट्स इट। अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन किसी को देखनी है तो वो यहाँ पे देख सकता है, मैं क्या सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेन करूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट आई डोंट थिंक कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, आप खुद भी कर सकते हो। इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है यूनिट्स के हवाले से। भाई अगर आपको इतना ही मुश्किल लग रहा है ना, आप चाह रहे हो कि नहीं सर ये चक्कर में नहीं करना चाह रहा 10⁻⁻² वाला, तो आप एक काम करो, आप K को न्यूटन पर मीटर्स में निकालो, यानी 1.8 सेंटीमीटर की जगह मीटर में यूज़ करो, ठीक है। फिर आप लेंथ माइनस ये भी आप लाइक 13 सेंटीमीटर की जगह आप इसको मीटर में ले लो, सही है। फिर आप इसमें भले 10⁻⁻² ना भी लिखो, आपका जो लेंथ आएगा ना सिंप्लीफाई करके वो आएगा 0.172, तो बात वही आ गई, मीटर्स में आंसर आ रहा है फिर उसको, लेकिन आपको फाइनल आंसर की रिक्वायर्ड सेंटीमीटर में ना, तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके 17.2 सेंटीमीटर्स कर देना। तो बहरहाल ये एक अच्छा पास पेपर क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ द लेक्चर्स आर हेल्पफुल टू यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।